हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 8 जनवरी 2022। तो इसमें आज हम लोग हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वाला वीडियो आप लोग यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो सीटेट के नाम पे आपका ईवीएस और सीडीपी और हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग हिंदी का देखेंगे। तो हिंदी में बहुत इजी ही रहता है कि आप लोग गद्यांश को पढ़ेंगे और गद्यांश को पढ़ के लगभग 15 क्वेश्चन वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। और 15 क्वेश्चन आपका जो है आपका सीडीपी रिलेटेड रहता है, तो बाल विकास से संबंधित उसे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा गद्यांश को पढ़ लेते हैं। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दों को नंगा कैसे विदा किया जाए। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दों को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों में छन्नी कंकना ही क्यों न बिक जाए। भगवान जो है भगवान परलोक चला गया, एक नाम है उसका, जो बेटा का नाम है वह भगवान परलोक चला गया। घर में कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चले गई। और घर में जो भी बचा खुचा था उसे विदा करने मतलब कि जो पंडित वगैरह जो भी आते हैं उसमें जो दान दक्षिणा के रूप में वो भी चला जाता है। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उसे खाने के लिए तरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देता। बहू का बदन बुखार से तवे की तरफ तप रहा था। तो मतलब कि उसका बेटा क्या हो गया, मर गया। तो उसका जो पोता था उस बुढ़िया का, तो पोता भी रोने लगता था भूख के कारण, और उसे तो तरबूजा दे दिया, बट उसके जो बहू थी उसे क्या देगी। और बहू की जो है बुखार से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवान के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली गई। उसके बाद और भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई, परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फकर फकर कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। और यहाँ पे है, मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र के शोक के द्रवित हो उठे थे। मतलब इस तरह से इस गद्यांश है। चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो है, बुढ़िया को खरबूजे बेचने के लिए क्यों जाना पड़ा। बुढ़िया को जो है खरबूजा बेचने के लिए क्यों जाना पड़ा, आप लोग को बताना है यहाँ पे ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन, बुखार में तपी बहू के इलाज के लिए, मृत बेटे के लिए कफन खरीदने के लिए, भूख से बिलखते बच्चों के दूध के लिए। खरबूजा बेचना उनका पैतृक व्यवसाय था। तो इसमें जो है बुढ़िया जो खरबूजा बेचने के लिए इसलिए चले गई कि बुखार में तपी बहू के इलाज के लिए जो है रुपया भी नहीं था, तो जिसके कारण जो बुढ़िया क्या हुई, खरबूजा बेचने के लिए चले गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर बुढ़िया के चरित्र के लिए डैश शब्दों के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है। तो गद्यांश के माध्यम से बुढ़िया के चरित्र के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बुढ़िया जो है एक संवेदनशील और व्यवहारिक थी। तो ऑप्शन नंबर ये 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भगवाना कौन है। तो बताना कि भगवाना कौन है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, बुढ़िया का बेटा था कौन, भगवाना, जिसका क्या हो जाता, मृत्यु हो जाता और परलोक चले जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाय रे पत्थर दिल में अव्यय है।
तो हाय रे पत्थर दिल में अव्यय है तो हर्षबोधक या शोकबोधक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शोकबोधक। तो हाय रे पत्थर दिल में अव्यय क्या है, यह एक शोकबोधक प्रकार का वाक्य है, तो आप लोग इसे कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में परिवार के कुल कितनी पीढ़ियों की सदस्य की चर्चा की गई है, 4, 3, 2, 1। तो आपको बताना, जैसे कि वहाँ पे परिवार में एक क्या थी, बुढ़िया थी। उसके बाद बुढ़िया के क्या थे, एक बेटे थे जिसका नाम क्या था आपका, भगवाना था, जिनका मृत्यु हो जाता है, और फिर इसका भी एक बेटा होता है। तो इस तरह से कितना पीढ़ी हो गया आपका, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी हो गया। तो इसमें परिवार में टोटल 3 पीढ़ी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दुख का संधि विच्छेद कीजिए। तो दुख का संधि विच्छेद दुह जोड़ ख, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, दुख का संधि विच्छेद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेटे का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से बेटे का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आपको बताना है। पुत्र जो है बेटे का पर्यायवाची होता, तनय भी बेटे का पर्यायवाची होता, सुत भी आपका बेटे का पर्यायवाची होता। यहाँ पे दारा, दारा जो है ये नहीं होता, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटे का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, तो दारा नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के किस अंश से, बताना है, गद्यांश के किस अंश से बुढ़िया के परिवार की गरीबी की झलक नहीं मिलती है। तो इस गद्यांश को जब आप लोग पढ़े तो पढ़ने से मतलब कि किस बात के, यहाँ पे ऑप्शन में चारों ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि किस में जो है गरीबी नहीं झलक रही है। जैसे ऑप्शन 1 पढ़ते हैं हम लोग, माँ के हाथों के छन्नी कंकनों ही क्यों ना बिक जाए। तो इसमें जो है एक गरीबी झलक रही है। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी, इससे भी गरीबी जैसा बात मतलब कि झलक रही है। उसके बाद है, बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, इसमें भी गरीबी झलक रहा। भगवान परलोक चला गया, घर में कोई आदमी मर जाता तो क्या उससे मतलब कि गरीबी झलक रहा। घर में जो है किसी भी प्रकार का कोई मृत्यु हो गया, कोई चल बसा परलोक चला गया, तो उससे जो है उस बात से जो गरीबी नहीं झलकती है। तो उसी तरह से बुढ़िया के यहाँ भगवानों का जब मृत्यु हो जाता है, इस बात से किसी गरीबी का झलक नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस तरह से फिर जो है ये सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हो गया, हाय रे पत्थर दिल। उसके बाद ये भी क्वेश्चन हो चुका, दुख का संधि विच्छेद भी हो चुका, बेटे का पर्यायवाची हो चुका है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अगला गद्यांश है फिर। तो इस गद्यांश को हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। क्या हुआ कि अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई, आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब लिख कर रखने लगे, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। आदमी ने जब से लिखना चालू किया तब से क्या हुआ, इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। इतिहास को शुरू होने से मुश्किल से कितने साल हुए, 6000 साल हुए। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। जो इतिहास के पहले का काल है तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इस इतिहास को न तो जान पाते, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, और हम लोग ये भी नहीं जान पाते कि पहले आदमी जो है कैसे रहा करता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, इत्यादि सारे बातें जो हम लोग नहीं जान पाते। उसके बाद है आगे, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व और अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से चलिए हम लोग देखते हैं इस गद्यांश से रिलेटेड और सारे कौन सा क्वेश्चन आता है। गद्यांश के आधार पर मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो बताना कि गद्यांश के आधार पर जो है मानव को जो है सभ्य कहा जाने लगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं।
विचारों और हिसाब किताब के लेखक के साथ, अक्षरों की खोज के साथ, प्रागैतिहासिक काल से, मानव जाति की शुरुआत से। तो इसमें जो है विचारों के हिसाब किताब के लेखन के साथ जो है मानव सभ्य का जो है मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो गद्यांश के आधार पर मानव को सभ्य कहा जाने लगा कब? जब विचारों का हिसाब किताब लिखने लगा, तो उस टाइम से मानव को क्या सभ्य कहा जाने लगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ज्ञान संभव हुआ। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ज्ञान कब संभव हुआ? जब विचारों को लिखने का मतलब कि लिखा जाने लगा। तो विचारों को लिखने के कारण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का ज्ञान संभव हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक काल अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े थे कि इतिहास के जो है पहले वाला जो समय था वो आपका जो है कौन सा समय था? तो प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास के पहले का काल आपका ऑप्शन नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। उसके बाद अक्षरों और लिपियों का इतिहास डैश पुराना है। तो अभी हम लोग गद्यांश में पढ़े कि अक्षरों और लिपियों का इतिहास जो है लगभग 6000 वर्ष क्या है? पुराना है। कितना? 6000 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इति जोड़ आदि। उसके बाद है मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। तो बताना है कि मनुष्य की जो है सबसे बड़ी खोज क्या है? तो अक्षर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मनुष्य की। ये सारे क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से ही है, तो गद्यांश को हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज जो है आपका अक्षर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आप लोग एक बार फिर से यदि आप लोग को मिस्टेक होगा तो मतलब कि क्वेश्चन को बनाने में तो आप लोग दोबारा देख सकते हैं, गद्यांश को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर पाएंगे। अगर अक्षरों का विकास नहीं होता तो क्या होता? अगर अक्षरों का विकास नहीं होता तो आपको बताना है कि क्या होता। तो लिपि का विकास नहीं होता, मनुष्य का विकास नहीं होता, इतिहास की जानकारी नहीं मिलती, पीढ़ियों का विकास नहीं होता। तो इनमें से ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती। अगर हम लोग को अक्षर की ही जानकारी नहीं होती तो क्या हम लोग इतिहास के जानकारी मिल पाता? नहीं हम लोग लिख पाते उस बातों को, नहीं हम लोग पढ़ पाते। तो इससे हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाता कि पहले कैसे कौन राजा हुआ करता था, उसके बाद क्या खाते थे, क्या सोचते थे। तो इस तरह की हम लोग को जानकारी नहीं मिल पाती। ये सारे क्वेश्चन हो चुका है। तो यहाँ पे हिंदी का पेपर है, इसीलिए सारे जो है 2-2 बार क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग है, तो इसीलिए चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। क्वेश्चन है, विकास में महत्वपूर्ण अवधि की पहचान की जा सकती है। अधिगम तथा अनुभवों के विकास के लिए विशिष्ट आयु महत्वपूर्ण है। उसके बाद है, विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि विकास की एक विशिष्ट अवधि के दौरान हुए अनुभवों का अधिगम पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ के द्वारा शिशु को बोली जाने वाली दुलार की भाषा को किस रूप में बेहतर जान सकते हैं? जो माँ के द्वारा जो है शिशु को जो बोला जाता है, बच्चे को जो बोला जाता है, सुनाया जाता है, जो भाषा दुलार की भाषा जो होती है वह किस रूप में जाना जाता है? बबलाना, अनुकरण के माध्यम से अधिगम, बाल निर्देशित वाचन, सक्रिय अनुकूलन। तो बाल निर्देशित, जो माँ जो मतलब कि शिशु को जो मतलब कि बोलते हैं, बच्चे से बोलते हैं, तो वह बाल निर्देशित होता है। बच्चे जो है जिस भाषा को समझते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, तो माँ भी उस बच्चे को उसी तरह से समझाते हैं, बोलते हैं। तो वह मतलब कि भाषा क्या होता है? बाल निर्देशित बच्चा मतलब कि वाचन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थी काबुलीवाला की कहानी पढ़ते हैं। बाद में उन्हें कहानी के कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि से संबंधित चित्रात्मक सामग्री व संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है। चित्रों में वर्णित या 2 दृश्यों का कुछ शिक्षार्थियों द्वारा अभिनय किया जाता है।
शिक्षार्थियों अभिनय किए हुए दृश्यों को देखते हैं, यह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो एक तरह से इसमें जो है सारे क्वेश्चन को पूरा हम लोग जब पढ़े तो इसमें लगा कि एक काबुली वाला कहानी है, उसको पहले पढ़ा, उसके बाद उसी तरह से रोल प्ले करने लगा। तो उसको जो हम लोग देखते हैं उस रोल प्ले को, नाटक को, तो वह क्या कहलाए, अवलोकन होगा। तो हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, मतलब कि अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता। वह कार्य जिससे विद्यार्थी को बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होती है। तो वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता। तो ये जो है निपुणता परीक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है निपुणता परीक्षण बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा। जो प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं, मतलब कि विद्यार्थी होते हैं 1 to 5 के, तो पठन अवबोधन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा, कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ या कहानी के मुख्य बिंदु बताओ। तो ये जो है बिल्कुल सटीक है आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि उसमें जो विद्यार्थियों को कहा गया कि कहानी को आप अपने शब्दों में दोबारा सुनाओ। जो अभी सुनाया गया आप लोगों को कहानी, उसको फिर आप लोग अपने शब्दों में दोबारा सुनाइए और कहानी के मुख्य बिंदु को बताइए कि मेन इसका जो है बिंदु पॉइंट क्या है, आप उसे बताइए। ये जो है मेन इम्पोर्टेंट, मतलब कि सटीक ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी नई भाषा को सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है। अगर हम लोग कोई नया भाषा यदि हम लोग सीखते हैं तो उसमें कौन सी बात सही है। मातृभाषा का ज्ञान सहायक होता है, मातृभाषा का प्रयोग सहायता करने की जगह बाधा उत्पन्न करता है, ये बात गलत हो। बाधा उत्पन्न करता है, ये गलत बात है। शिक्षक के मातृभाषा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। कदापि नहीं करना चाहिए, नेगेटिव बात है। शिक्षार्थियों द्वारा मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। तो नई भाषा सीखने के संबंध में कौन सी बात सही है, तो मातृभाषा ज्ञान सहायक होता। कोई भी हम लोग जब नया भाषा सीखते हैं तो उसमें जो हमारा जो मातृभाषा होता है वह क्या करता है, उस चीज़ को सीखने में हमें क्या करता है, हेल्प करता है, काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा में किन्हें ग्राह्य कौशल कहा जाता है। भाषा में मतलब कि किसे ग्राह्य कौशल या ग्रहण करने की कौशल कहते हैं। तो इसमें जो है आप श्रवण और पठन कौशल, तो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका श्रवण और पठन। जब हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पठन करते हैं, जब भी हम लोग किसी टॉपिक को, किसी कविता को, किसी कहानी को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उससे हम लोगों के अंदर क्या होती है, ग्रहण करने की शक्ति होती है। तो सुनकर, पढ़कर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाषा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्राह्य करते हैं। तो ये जो है भाषा के ग्राह्य कौशल का मतलब कि उदाहरण है श्रवण और पठन कौशल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो है श्रवण और पठन, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब कि ऐसा कौन सा जो है अधिगम सामग्री है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखते नहीं हैं। जैसे कि पत्रिका तथा समाचार पत्र, इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है ये अधिगम सामग्री है, इससे हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं और हम लोग उसमें जो है चित्र भी देखते हैं। तो इस तरह से यह सही बात है। उसके बाद संदर्भ पुस्तकें, इसमें भी चित्र वगैरह हम लोग क्या करते हैं, अधिगम के साथ साथ देखते हैं। चित्रात्मक चार्ट, इसमें भी हम लोग दृश्य के रूप में अवलोकन करते हैं, अधिगम करते हैं। लेकिन रेडियो प्रसारण की बात यहाँ पे किया जा रहा है, तो क्या रेडियो प्रसारण में हम लोग सुनने की सिवा और कोई काम करते हैं, नहीं करते। तो रेडियो प्रसारण में हम लोग सिर्फ श्रवण का काम करते हैं, तो उसमें जो किसी भी चीज़ का दृश्य वाली बात नहीं आती है। यदि वहीं पे आपका टीवी रहता तो उसमें दोनों हो जाता, सुनते भी और देखते भी। लेकिन रेडियो प्रसारण जो है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 रेडियो प्रसारण। इसमें जो दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है। तो क्वेश्चन आपका नहीं में है, तो निम्नलिखित में से किसकी उपचारात्मक शिक्षण के रूप में अनुशंसा नहीं की गई है, तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4, नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा अधिगम रणनीतियों को लागू करना। तो ये जो है उपचारात्मक शिक्षण के रूप में किसी प्रकार की अनुशंसा नहीं कर रही है। तो नवीन पठन तथा शिक्षण विधियों को लागू करने के द्वारा जो है उच्च अधिगम रणनीतियों को लागू करना, इसमें किसी प्रकार की जो उपचारात्मक की बात नहीं है। लेकिन और सारे ऑप्शन देखिए, विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करके उपयुक्त उपचारात्मक कार्यों का चयन करना। जब विद्यार्थी गलत काम करते हैं, किसी सवाल को गलत बनाते हैं, उसका फिर से उस चीज़ को जो है ठीक करना, ये सही बात है, ये उपचारात्मक बात है। अध्यापक समस्या को संबोधित करने और दूर करने के लिए व्यवहारिक उपचारात्मक समाधान ढूंढते हैं। तो जब अध्यापक क्या होते हैं, किसी भी मतलब कि अध्यापक जब बच्चे समस्या से जूझते हैं, उससे हल नहीं कर पाते हैं, तो उसको जो व्यवहारिक रूप से बच्चे को क्या करते हैं, हल बताते हैं। तो ये भी उपचारात्मक बात है। उसके बाद है व्यक्ति विशेष की अधिगम संबंधी कमियों को पहचानना। किसी भी व्यक्ति की उसकी क्या कमी है उस चीज़ को पहचानना, फिर उस चीज़ का निदान करना, ये भी उपचारात्मक निर्देश है। तो इस तरह से ऑप्शन 1, 2, 3 जो तीनों उपचारात्मक निर्देश है। बट ऑप्शन 4 जो है आपका ये नहीं है। तो आपका नहीं का क्वेश्चन नहीं में है, तो ऑप्शन भी आपका नहीं में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों को जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? तो कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों को जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? पुनरावृत्ति करा रही है, क्या आकलन करा रही है, या मानस मंथन, या सूचियों की जांच? तो इसमें जो है बच्चे को जो है शिक्षक क्या करती है, उस चीज़ को जो है लिखने के लिए कहती है और उसमें जल्दी से सोचने के लिए कहती है। तो माइंड पे सोचने के लिए कहती है। तो मानस मंथन यानी कि ब्रेन स्ट्रॉमिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे को जो है ना एक तरह से उसमें थिंकिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो मानस मतलब कि जो है उसको मंथन करने के लिए बोला जा रहा है। तो मानस मंथन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? मनुष्य भाषा यंत्र के साथ जन्म लेती है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही हिस्सा है, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। तो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत में जो है किसे स्वीकृति देता है? तो भाषा आदत निर्माण प्रक्रिया, भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। ये आपका सटीक है, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे स्वीकृति देता है? तो भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होता है, भाषा की यह विशेषता क्या प्रदर्शित करती है? तो प्रत्येक भाषा है, जितने भी भाषा है सभी भाषा की अद्वितीय ध्वनि होती है, संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की यह विशेषता किस चीज़ को बताती है? भाषा यादृच्छिक है, भाषा एक कौशल है, भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रजाति विशेष है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 भाषा एक क्या है? व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा क्या है? तो भाषा एक जो है व्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है? आपको बताना कि भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य है। शुद्ध वर्तनी लिखना, अपने शब्दों में कहानी का सार लिखना, व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करना, सहज गति के साथ वाचन पठन तथा लेखन। तो भाषा प्रवाह का अर्थ हुआ कि सहज गति से अच्छे शब्दों से किसी भी मतलब की बातों को बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सहज गति के साथ बोलना, पढ़ना और लिखना ये भाषा का एक तरह से प्रवाह है। यदि आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं अच्छे से तो उसमें भाषा का एक तरह से क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। किसी भी चीज़ को लिख रहे हैं तो उसमें भी एक भाषा को लिखा जा रहा है, बोल रहे हैं तो उसमें भी भाषा का प्रवाह हो रहा है। तो सहज गति के साथ वाचन पठन और लेखन भाषा का क्या है? एक प्रवाह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों का आकलन करते समय शिक्षक को बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? तो विद्यार्थियों का आकलन करते समय शिक्षक को जो है बच्चे की प्रगति की तुलना किससे करनी चाहिए? ऑप्शन है कक्षा में अन्य बच्चों के साथ,
तीव्र गति से सीखने वाले बच्चों के साथ धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के साथ अधिगम के पिछले स्तर के साथ, ये बिल्कुल सही बात है। जब विद्यार्थियों को किसी चीज़ का आकलन किया जाता है, उसकी प्रगति की तुलना करनी है, तो बच्चों को जो है जो पीछे मतलब कि पिछले कक्षाओं में बच्चे को जो पढ़ाया गया है, पिछले साल बच्चे जो सीखा है, उन सारे बातों को जो है जोड़ के यदि हम लोग काम करेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे, तभी जो है बच्चे में मतलब कि आकलन एक अच्छे प्रकार से हो पाएगा। तो अधिगम के उसके पिछले स्तर के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है। जो लेखन की जो प्रक्रिया होती है, लिखने की प्रक्रिया होती है, तो इसमें आपको बताना हो कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा कि मौनस मंथन, बच्चे क्या करेंगे, मंथन करेंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद मंथन करेगा तो फिर उसके बाद जो है ना, मंथन में क्या होता है, विचार विमर्श करना। तो बच्चे पहले मौनस मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रारूपण करेंगे, मतलब उस चीज़ को कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके बीच प्रारूप बनाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, तो उसके बाद जो है बच्चे क्या करेगा, उस चीज़ को दोहराएगा, तो उस चीज़ को दोहराएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद आपका सी मतलब कि संपादन हो जाएगा। तो BADC किस में है, BADC ऑप्शन नंबर आपका 2 में है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेखन की प्रक्रिया उपागम में सबसे पहले होगा मौनस मंथन, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रारूपण, उसके बाद दोहराना, उसके बाद संपादन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह से जो है टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के कवर किए हैं। तो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो इसमें हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में आपका 15 आपका जो है गद्यांश पढ़ के आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, और 15 क्वेश्चन आपका CDP बेस्ड है, तो उसे भी आप लोग कर सकते हैं ईजिली। तो अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को जो है अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।